हेलो 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। एंड गाइस, आपको मैं सारी प्रॉपर्टीज बता चुका हूं। टोटल 6 प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी थी एंड उन प्रॉपर्टीज को हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था अपने लास्ट लेक्चर में, जिसके अंदर 4.2 एक्सरसाइज जो है गाइस, उसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में से कुछ पार्ट मैंने आपको बता दिए थे। आई थिंक चारों ही हो गए थे डिस्कस, और अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.2 और फिर हम धीरे धीरे आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन जो था गाइस, वो भी इसी टॉपिक पे बेस्ड था कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हर क्वेश्चन में ये तो लिखा हुआ आएगा ही आएगा कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, लेकिन कुछ क्वेश्चन में स्पेशली ये मेंशन होता है विदाउट एक्सपेंडिंग। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं 4.2 एक्सरसाइज का गाइस, वो भी किसके अंदर आता है? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, कैसा है, आइए इस पे बात करते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप अपनी बुक्स में देख पा रहे हैं तो दिस इज योर LHS, और इसको मैं एक बार लिख के बता देता हूं, फिर ऑफ कर दूंगा। इसको हमें RHS के इक्वल लेके आना है एंड दिस इज RHS। ये RHS है, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है इसको। ये LHS है, ये RHS है, हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, तो विदाउट एक्सपेंडिंग में सिर्फ 2 ही केसेस आएंगे। या तो आपको डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव करना होगा, जैसा कि हम 1 to 4 क्वेश्चंस में कर चुके हैं, और या फिर आपको एक डिटरमिनेंट को इक्वल टू में किसी दूसरे डिटरमिनेंट के इक्वल ही प्रूव करना होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। LHS से शुरू करते हैं, और ये RHS है जो हमें लेके आना है। याद रखिएगा 2 बार है, ABC PQR XYZ कॉलम वाइज है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। अब गाइस, मैंने आपको लास्ट क्लास में हिंट दिया था कि अगर आपको कभी भी A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए साथ में दिख जाए, चाहे वो हॉरिजॉन्टल दिख जाए चाहे वो वर्टिकल दिख जाए, तो आपने करना क्या होता है, इन तीनों को ऐड करना होता है ना? याद है आपको? तो A प्लस बी, B प्लस सी और C प्लस ए का पेयर हमें जहां भी बनता हुआ दिख रहा होगा, ये जो कॉम्बिनेशन है जहां भी दिख रहा होगा, हम इनको हमेशा ऐड करेंगे। डिपेंड करता है कि वो तीनों यहां लिखे हुए हैं या ऐसे लिखे हुए हैं। तो अगर आप इसको फर्स्ट इसमें देखो तो यहाँ A प्लस बी है, यहाँ B प्लस सी है और यहाँ C प्लस ए है। और जब हम एलिमेंट्स को ऐसे ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम रोज को ऐड कर रहे हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये तो एक ही कॉलम है। हमें इसको एज अ सिंगल कॉलम नहीं देखना, हमें ये देखना है कि ये पहला एलिमेंट है इस पूरी रो का, ये दूसरा एलिमेंट, ये भी पहला एलिमेंट है सेकेंड रो का, और ये पहला एलिमेंट है थर्ड रो का, और हम चाहते हैं कि तीनों रोज के पहले पहले एलिमेंट ऐड हो जाएं एक ही जगह पर। तो इसका मतलब होता है हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला ऑपरेशन इस आइडिया से क्या लिखने वाले हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होगा गाइस, फर्स्ट रो के अंदर ये सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए। तो जब ये तीनों ऐड होंगे 2A प्लस 2B प्लस 2C आ जाएगा, जिसमें से 2 कॉमन ले लो। सिमिलरली जब मैं इनको ऐड करूंगा तीनों को, तो 2P प्लस 2Q प्लस 2R आ जाएगा, जिसमें से 2 कॉमन लेके P प्लस Q प्लस R आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2X प्लस 2Y प्लस 2Z, जिसमें से 2 कॉमन लेके X प्लस Y प्लस Z बचेगा, और बाकी को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, क्योंकि बाकी किसी भी रो में हमने कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑपरेशन, जिससे कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 कॉमन आ सकता है। तो हमने यहां लिख दिया टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम, कौन सी रो में से कॉमन आ रहा है, फर्स्ट रो में से, R1 में से। तो 2 कॉमन लेके क्या बचेगा गाइस, A प्लस B प्लस C, C प्लस A प्लस B, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, R प्लस P, Z प्लस X, P प्लस Q, X प्लस Y। ठीक है जी, 2 कॉमन आ गया, और आप देख सकते हैं कि RHS में आपको 2 चाहिए था बाहर, ये 2 तो आ गया। अब इसके बाद आपको करना सिर्फ इतना है गाइस, इसमें अभी और प्रॉपर्टीज लगानी है, और ये देखना है कि किसी तरीके से यहाँ सिंगल A रह जाए, यहाँ सिंगल B रह जाए, और यहाँ सिंगल C। सिमिलरली यहाँ P Q R और यहाँ X Y Z। तो मतलब ये जो 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 2, इनको सिंगल सिंगल बनाना है।
तो सिंगल बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है, किसी के दिमाग में आ सकता है कि अगर इस पूरे में से ये माइनस कर दूं तो ये एलिमेंट सिंगल हो सकता है। अब मान लो मैं इस पूरे में से c प्लस a को माइनस कर दूं, मतलब r1 माइनस r2 कर दूं, तो c और a तो कट जाएगा, तो खाली b बचेगा। लेकिन मुझे वहां लाना a था। तो सोचने के कई तरीके हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है, आपके आइडियाज अलग हो सकते हैं, मेरे अलग। तो पहली बात तो मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें कोई एक फिक्स अप्रोच नहीं है कि जो मैंने सोचा वही आप सोचोगे। आपके दिमाग में कोई और आइडिया आ सकता है, मेरे में कोई और आ सकता है, लेकिन लॉजिकली वो करेक्ट होना चाहिए, उनमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने इसमें से इसको ना माइनस करके मैं R2 में से भी R1 को माइनस कर रहा हूं और R3 में से भी R1 को माइनस कर रहा हूं। कैसे? मैं ऑपरेशन क्या लिखूंगा, और एक बार में गाइस हम दो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 एज वेल एज R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। मैं एक साथ दो ऑपरेशन लगा रहा हूं। चेंज किसको कर रहा हूं गाइस मैं? R2 को और R3 को। इसका मतलब R1 को सेम लिख दूं मैं, 2 बाहर रहेगा, a प्लस b प्लस c p प्लस q प्लस r x प्लस y प्लस z, ये सेम आ गया R1। और R2 में से R1 को मैं माइनस कर रहा हूं, तो आप रफ में भी लिख सकते हैं R2 का पहला एलिमेंट है c प्लस a और इसमें से आप माइनस कर रहे हैं पूरा, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस b। इसी तरीके से अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस q, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस y बचेगा। अब नेक्स्ट आते हैं R3 माइनस R1, तो इसका भी एक एलिमेंट माइनस करके देख लेते हैं। R3 में से R1 माइनस कर रहे हैं, तो a प्लस b में से माइनस ये पूरा होगा जब, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, a और b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? माइनस c, यहाँ माइनस r और यहाँ माइनस z बच जाएगा। क्लियर? यहां तक करने के बाद मैंने दो चीजें नोटिस करी। पहला, जो भी मुझे प्रूव करना था यहाँ पर, मुझे हर जगह सिंगल एलिमेंट चाहिए था और इधर चाहिए था b, इधर c, इधर q, इधर r, इधर y, इधर z। वो तो मेरे पास आ चुका है, लेकिन माइनस का साइन एक्स्ट्रा आ गया, वो मैं कॉमन लेके खत्म कर सकता हूँ। लेकिन जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं गाइस, मुझे यहाँ खाली a चाहिए था, यहाँ p चाहिए था और यहाँ x। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ a प्लस b प्लस c है, ये माइनस b है और ये माइनस c है। अगर इस माइनस b को इसमें और माइनस c को भी इसमें ऐड कर दें तो प्लस b और माइनस b कट जाएगा, प्लस c और माइनस c भी कट जाएगा और खाली a बचेगा। तो अगला ऑपरेशन इस बेसिस पे मैं क्या लगा रहा हूं? R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 के अंदर मैं ये सारी रोज ऐड कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं चेंज R1 में कर रहा हूं तो इसलिए मैंने R2 और R3 को तो सेम लिख दिया। और जब मैं R1 में ये दोनों ऐड करूंगा तो प्लस b माइनस b प्लस c माइनस c कटेगा और खाली a बचेगा, यहाँ p बचेगा और यहाँ x। आप करके देख सकते हैं आराम से। अब आपका सब कुछ वही आ गया जो आपको राइट हैंड साइड में लेके आना था, बस ये माइनस का साइन R2 में भी एक्स्ट्रा आ रहा है और R3 में भी। तो इसको खत्म कैसे करेंगे हम? टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, तो बाहर 2 इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा क्या? a p x b q y c r z, और -1 का स्क्वायर तो +1 ही हो जाएगा, तो इक्वल्स टू में हम लिख सकते हैं 2 के साथ a b c p q r x y z which is equal to r h s hence 2। तो आपने देखा किस तरीके से आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करते करते इस LHS को RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। गाइस ये टोटली क्वेश्चन बिल्कुल माइंड एक्सरसाइज है, ब्रेन एक्सरसाइज है आपकी, जिनमें दिमाग लगाने की क्षमता नहीं होगी, जो ऐसी नई नई चीजें, क्रिएटिव चीजें नहीं सोच पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। मैं आपको कोई मेथड नहीं सिखा रहा कि बेटे ऐसे ऐसे कर दो ये आंसर आ जाएगा। इसमें आपको हर जगह क्या अप्लाई करने हैं? ऑपरेशंस। और कौन सा ऑपरेशन लगेगा ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आप 2 4 5 क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हो और उसके बाद अपना माइंड लगाना स्टार्ट करते हो, क्योंकि जब तक आपकी थिंकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी यहाँ इन क्वेश्चंस में, आप ये क्वेश्चन में मास्टरी कभी नहीं कर पाओगे। तो कोई भी बच्चा इस गलतफहमी में मत रहो कि इसका कोई पर्टिकुलर मेथड है कि हमने एक बार सीख लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है आपको ये मेथड समझ में आ गया, उसके बेसिस पे आपने 20-25 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है जो शायद आपको एक बार में समझ ना आए। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, कुछ तो होते हैं बेसिक,
कुछ होते हैं ट्रिकी क्वेश्चन जिनमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगता है, तो वो भी आपको मिलेंगे। तो अच्छी वैरायटी है इसमें काफी। ऑन एन एवरेज में बात करूं तो एनसीईआरटी में ही ऑन एन एवरेज रफली में बात करूं तो 25 क्वेश्चंस के अराउंड इसमें होंगे, और एक्स्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी हैं। तो एज अ होल अगर आपने टोटल 50 क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो समझ लीजिए आप 95% लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग मान सकते हैं इस टॉपिक को लेके। लेकिन अगर आपको और ज्यादा पॉलिश करना है तो इस चैप्टर को कभी छोड़िएगा मत। हर 15 दिन में 20 दिन में इसके 2 4 5 रैंडम क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका ये टॉपिक स्ट्रांग होता रहे टिल योर बोर्ड एग्जाम। क्लियर? तो आप इसको देखिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। सो आइए गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 गाइस आपके लिए होमवर्क रहेगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, एग्जाम में यूजुअली नहीं पूछे जाते, तो ये आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे डाउट बता सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ लेके जा रहा हूँ। 8 क्वेश्चन के गाइस 2 पार्ट हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है गाइस दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन। पिछला जो सेक्शन था 1 से लेकर 5 तक का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 इंपॉर्टेंट थे, लेकिन वो 1 मार्क्स से ज्यादा में नहीं पूछे जा सकते। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो इक्वली इंपॉर्टेंट था इनके। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आगे के क्वेश्चन है गाइस, ये इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इनका पैटर्न थोड़ा बदल गया। क्यों? क्योंकि इनमें विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ नहीं आता। दैट मींस अब आपको लास्ट में एक्सपैंड करना होता है, एंड मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। क्लियर? तो अभी जो हम शुरू के क्वेश्चंस करेंगे हम देखेंगे उनका लेवल थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लेवल देखने को मिलता जाएगा। क्लियर? सो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। पहले आप इसको देख लीजिए, मैंने पूरा क्वेश्चन नोट करा है, फिर मैं अभी इसकी राइट हैंड साइड ड्रॉप कर दूंगा, मैं सिर्फ एलएचएस से स्टार्ट करूंगा। वो कह रहे हैं कि आपको यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूव करना है या शो दैट करना है कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। अब गाइस एक चीज और समझिएगा, मान लीजिए डिटर्मिनेंट है, अगर मैं सीधा सीधा इसको यहां पर क्या कर दूं, एक्सपैंडिंग अलोंग कोई भी R1 R2 R3 या C1 C2 C3 कर दूं, सॉल्व करता जाऊं, फिर एक आंसर आएगा, उसको फैक्टराइज कर दूं, तो फैक्टराइज करके हो सकता है मुझे ये डायरेक्ट आंसर मिल जाए पहली बार। तो जब मेरा सीधा सीधा एक्सपैंड करके और लास्ट में जो बचेगा उसको फैक्टराइज करके आंसर आ सकता है, तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि क्वेश्चन मुझे कैसे करना है। तो गाइस आपको कभी भी ध्यान रखना है, पहली बात तो इन क्वेश्चन में मेंशन होता है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन में अगर ये लिखा है तो मतलब आप इसको एक्सपैंड तो कर ही नहीं सकते, शुरू में नहीं कर सकते, पहले आपको प्रॉपर्टीज लगानी है और फिर लास्ट में एक्सपैंड करना है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए 4 नंबर या 6 नंबर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट, सिर्फ इतना लिखा हो प्रूव दैट, और ये ना लिखा हो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो गाइस याद रखना है आपको इस टॉपिक का जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें डिटर्मिनेंट को इस तरीके से कुछ ब्रैकेट्स के इक्वल करना होगा 4 या 6 मार्क्स में, वहां पर प्रॉपर्टीज लगानी है, मैंडेटरी है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। 2 बातें होगी। तीसरी बात, मान लीजिए कि आपको मैंने कहा कि अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करो यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो मैंने आपको कहा आपको एक्सपैंड तो करना है, लेकिन शुरू में कुछ प्रॉपर्टीज लगानी है फिर एक्सपैंड करना है। तो वो जो कॉम्बिनेशन है कि कितनी प्रॉपर्टी लगानी है और कब एक्सपैंड करना है, ये कैसे पता लगेगा? तो गाइस मिनिमम 2 प्रॉपर्टीज तो आपको हर क्वेश्चन में लगानी ही होती है, 2 प्रॉपर्टी से कम नहीं लगानी होती। दूसरी बात, एक्सपैंड करने का सिर्फ एक ही रूल है, उससे पहले आप एक्सपैंड नहीं कर सकते, चाहे 2 प्रॉपर्टी लगे या 8 प्रॉपर्टी लगे, इससे हमें मतलब नहीं है। एक्सपैंड करने का रूल क्या है कि किसी भी एक कॉलम में या किसी भी एक रो में जब तक 2 जीरोस नहीं आ जाते तब तक आप इसको एक्सपैंड नहीं करोगे। अगर आपने कर दिया तो आपके मार्क्स कटने के पूरे चांसेस रहेंगे, इवन कट नहीं सकते हैं, मैं ये भी कहूंगा, ठीक है। बट सीबीएसई है, थोड़े सेमिनार्स में कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती है, लेकिन इन क्वेश्चन का एक ही रूल होता है कि एक्सपैंड करने से पहले ये श्योर कर लें कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरोस होना मैंडेटरी है। क्लियर? तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी उनको अप्लाई करते हुए आइए इस क्वेश्चन को इसके इक्वल प्रूव करेंगे। लेकिन क्योंकि हम स्टार्ट सिर्फ एलएचएस से करेंगे तो फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूं। आप याद रखिएगा कि हमें a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए के इक्वल लेके आना और ये एलएचएस है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट कैसे करूं, मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि मुझे क्या करना है? तो गाइस इसका हिंट होता है आरएचएस में। कहां पर होता है? एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं, आरएचएस में। आपको ये जितने भी ब्रैकेट दिख रहे हैं, पहली बार
आप पहले नंबर पे ये ब्रैकेट बनाओ या ये बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हमारा b माइनस सी पहले और a माइनस बी बाद में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने फोकस किया पहले ब्रैकेट पे, जो कि कितना लिखा है a माइनस बी, और इस डिटर्मिनेंट में ढूंढा कि कुछ भी माइनस या प्लस करके दो रोज या कॉलम को a माइनस बी बन सकता है। तो मैंने देखा मुझे इस रो में यहाँ a दिख रहा था, इसकी नेक्स्ट रो में यहाँ b दिख रहा था। मेरे दिमाग में आया कि अगर r1 में से r2 माइनस कर दें तो a माइनस बी बन सकते हैं, है ना। तो ये चीज मुझे एक आइडिया मिला कि मैं पहला ऑपरेशन r1 माइनस r2 अप्लाई कर सकता हूं। किससे मिला हिंट? मुझे RHS को लेके। फिर मैंने नेक्स्ट ब्रैकेट देखी, मुझे दिखा b माइनस सी, तो मैंने देखा यहाँ b है और यहाँ c है, तो मैं r2 माइनस r3 करूंगा तो b माइनस सी भी आ सकता है। तो ये मेरा दूसरा ऑपरेशन हो गया, और मैं एक बार में दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकता हूं। तो ये चीज मैंने एज अ हिंट यूज करी, और पहला ऑपरेशन क्या लिखा यहाँ पर, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2, और साथ के साथ ही लिख दिया r2 चेंजेस टू r2 माइनस r3। अगर आप चाहते हो कि आपसे भी गलती का स्कोप ना मिले कहीं पर भी बीच में भी, तो आप इसको पहले एक बार लगा दो, फिर अगले स्टेप में इसको लगा दो। मैं एक साथ लगा रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब क्या बनेगा ये ध्यान से देखिएगा। r1 में से r2 माइनस कर दो, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस करो a माइनस b, दिस माइनस दिस को मैं पहले रफ में लिख के दिखा दूं। क्या आएगा गाइस? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और सभी बच्चों को पता है इसकी एक आइडेंटिटी होती है। तो आपने क्या करना है, जब भी किसी एक रो में से दूसरी रो को माइनस कर दो और जो बन रहा है वो एक आइडेंटिटी होती है, तो आप ये ना लिख के सीधा उसकी आइडेंटिटी यहां लिख सकते हो। तो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, a माइनस b इंटू a प्लस b। क्लियर? ऐसी r2 माइनस r3 अगला ऑपरेशन है, तो 1 माइनस 1 0, दिस इज b माइनस c, एंड b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, b माइनस c इंटू b प्लस c। और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसको सेम लिखो। पहला ऑपरेशन मतलब जो हमने फर्स्ट स्टेप अप्लाई किया सभी को क्लियर है। अब गाइस इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमने जो पहला ऑपरेशन लगाया था r1 माइनस r2, वो क्या बनाने के लिए लगाया था, a माइनस b। तो a माइनस b बन तो गया, लेकिन उसको बाहर भी तो निकालेंगे। साथ ही साथ अगला ऑपरेशन हमने किसके लिए करा था, b माइनस c। तो यहाँ b माइनस c हमें दिख तो रहा है, लेकिन इसको हमें कॉमन भी निकालना पड़ता है। और अगर हम कॉमन नहीं निकालेंगे आंसर तो तब भी आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हैवी हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, अगला स्टेप, टेकिंग a minus b comma b minus c common from r1 and r2 respectively, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। तो जब a minus b और b minus c बाहर कॉमन आएगा तो इस तरीके से दोनों बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखते हैं इस पूरे में से a minus b अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या बचेगा, यहाँ 0 का 0 ही बचेगा, ये 1 हो जाएगा, और इसमें से a माइनस b क्या आएगा, तो we'll get a plus b। नेक्स्ट पे आते हैं, 0, this is 1 and this is b plus c, and last one is 1 c c square, क्योंकि इसको हमने कुछ भी नहीं किया तो ये सेम है। अब आप देख सकते हो बाहर आपके दो ब्रैकेट तो आ चुके हैं, a माइनस b और b माइनस c, और एक ब्रैकेट अभी बचा है तीसरा जो कि c माइनस a था। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या हमें जितने भी ब्रैकेट प्रूव करने होते हैं वो सारे लेके आना होता है, उसके बाद एक्सपैंड करना होता है, या हम बीच में भी कर सकते हैं? तो आंसर इज कि हम बीच में भी एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन रूल सिर्फ क्या है कि एक तो मिनिमम 2 ऑपरेशन लगे हों, तो हमने 2 लगा दिए, और दूसरा रूल ये है कि जब आप एक्सपैंड कर रहे हो तो किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में 2 जीरोस होने चाहिए। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 2 जीरोस भी हैं, तो हमने क्या करा, अगला स्टेप, एक्सपैंडिंग along, किसमें 2 जीरोस हैं, c1 में। तो c1 के along एक्सपैंड करेंगे तो ये दोनों तो सेम रहेंगे, a माइनस b और b माइनस c। अब बड़ी ब्रैकेट लगा के मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं, तो पहला एलिमेंट 0 है, दूसरा भी 0 है, और साइन क्या होते हैं इसके, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ प्लस का 1 लगाएंगे, ये और ये हटा देंगे, तो 1 इंटू b प्लस c, माइनस 1 इंटू a प्लस b, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, a माइनस b माइनस c, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, b प्लस सी माइनस a माइनस b से b कैंसिल हो गया, a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a विच इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ गाइस? ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, समझ लो बहुत आसान वाले क्वेश्चन हैं ये। अभी हायर लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे धीरे धीरे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, नोट करिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। गाइस एक काम और आपने करना है,
जैसे कि आप ये वीडियो मेरी देख रहे हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिनको भी कॉन्फिडेंस आ चुका है कि हाँ जी मुझे अच्छे से समझ में आ गया, अब आपने आगे बढ़ने से पहले इमीडिएटली मेरी वीडियो पॉज करनी है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट ट्राई करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं जो मेरे हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्टिल उसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है। 8 का सेकंड पार्ट, 9th, ये दो क्वेश्चन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। फिर भी हो सकता है तो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, लेकिन प्लीज एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और पहले क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए और 9th क्वेश्चन भी ट्राई कीजिए। अगर आपसे हो जाता है तो फिर आप मेरी वीडियो को वापस ज्वाइन कीजिए, नहीं होता तो भी ज्वाइन कीजिए, फिर आप देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, देख लीजिए इसको। चलिए गाइस, हो सकता आई होप आपसे 8 का सेकंड पार्ट और 9 क्वेश्चन ट्राई हुआ होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को डाउट आया होगा, तो मैं आपको 8 का सेकंड पार्ट बता देता हूं। 9 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं कि आपके लिए होमवर्क है या आपसे हो गया होगा। अगर किसी को 9th क्वेश्चन में डाउट आया है गाइस, तो प्लीज आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वो डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं सीधा फिर 10th क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। क्लियर? सो 8 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। आरएचएस में वैसा ही है जैसा कि फर्स्ट पार्ट में था, बस एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, a + b + c। तो अगर मैं सेम अप्रोच के साथ चलूंगा, इस फर्स्ट ब्रैकेट मुझे दिख रही है a - b, आप कहेंगे यहाँ a है और यहाँ b है, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर दें तो a - b आ जाएगा, लेकिन ये एलिमेंट किसमें आ रहा है? फर्स्ट कॉलम में। ये किसमें आ रहा है? सेकंड में। तो आपको c1 - c2 करना है। साथ ही साथ आपको क्या चाहिए? b - c। तो उसके लिए आप c2 में से c3 माइनस करेंगे तो b - c भी आ जाएगा। तो ये दो ऑपरेशन अगर मैं एक साथ अप्लाई करूं तो पहला आ जाएगा c1 changes to c1 - c2 और दूसरा आ जाएगा c2 changes to c2 - c3। तो बताइए मुझे क्या बनेगा? 1 - 1 0, this minus this, a - b। अगर मैं इसको रफ में लिखूं this minus this को, तो ये a³ - b³ होता है और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a - b एक ब्रैकेट में a² + b² + ab। तो मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूं? a - b a² + b² + ab। गाइस, डिटरमिनेंट्स को लिखने की जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी तरीके की होनी चाहिए। कई बच्चे बहुत गलत तरीके से नोट करते हैं। बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, थोड़ा सेपरेट करके। कई बच्चे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको बहुत ज्यादा मर्ज कर देते हैं, पता ही नहीं लगता कि कौन सी रो है कौन सा कॉलम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं c2 - c3। तो ये हो गया 0, ये हो गया b - c और b³ - c³ की आइडेंटिटी लगा दें तो क्या आ जाएगा? b - c b² + c² + bc और थर्ड कॉलम सेम है। डन। तो ये हमारा c1 c2 c3 आ गया। अब अगला ऑपरेशन में क्या करूंगा? मैंने देखा जब मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया तो इस पूरे में से a - b कॉमन आ रहा है और इस पूरे में से b - c। तो मैंने क्या लिखा? टेकिंग a - b, b - c कॉमन फ्रॉम C1 and C2 रिस्पेक्टिवली लिखना मत भूलना गाइस। इतना करने के बाद अब इसमें से a - b और b - c कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या बचेगा? आप मुझे देख के बताइएगा। इसमें से a - b कॉमन लिया तो ये आ गया 0 1 a² + b² + ab। नेक्स्ट आ गया 0 1 b² + c² + bc और लास्ट आ गया 1 c c³। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब गाइस दो बातें होती हैं। या तो इसके बाद ये होता है कि अगर हमें दो जीरोस दिख जाए तो हम एक्सपैंड कर दें, और अगर दो जीरोस नहीं दिख रहे होते गाइस तो फिर जो और ब्रैकेट्स बच गए हैं इसके बाद के दो ब्रैकेट और हम उसके अकॉर्डिंग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें दो जीरोस दिख रहे हैं साफ साफ, तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। और ये दो जीरोस किसमें आ रहे हैं? R1 में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग R1। तो बाहर तो सेम ही रहेगा a - b और b - c, और जब मैं इसके अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो इसके साइन क्या थे? प्लस माइनस प्लस। ये तो 0 पे खत्म हो जाएगा तो 1 के साथ प्लस आ जाएगा, तो ये दोनों तो 0 हो गए। और 1 के साथ अगर मैं ये रो और ये कॉलम हटा दूं तो क्या आएगा? 1 into this b² + c² + bc और फिर माइनस लगा के this into this करेंगे तो ये सेम ही आ जाएगा, लेकिन क्योंकि माइनस है तो हमने उसके बाद ब्रैकेट लगानी है। ये छोटी छोटी गलतियां मत करना गाइस, इन्हीं से मार्क्स कट जाते हैं। अब इसके बाद जब मैं इसको ओपन करूंगा तो +1 तो खत्म ही हो गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा? b² + c² + bc - a² - b² - a। b² से b² कैंसिल हो गया।
अब गाइस अब आप ध्यान से देखिए, आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए था, a माइनस बी बी माइनस सी, वो तो आपके पास आ चुका है। उसके बाद चाहिए था c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। ये दो ब्रैकेट हमें और चाहिए थे, लेकिन हमारे पास ये बच रहा है सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब इसको हमें ये बनाना है, तो इसको ये बनाने का मतलब ये होता है गाइस कि हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। और फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमें क्या दिख रहा है c माइनस ए, तो हमने क्या हिंट लिया यहाँ से कि ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर हम इसको साथ में ले लें, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ले लें और प्लस क्या बच रहा है बी सी माइनस ए बी, इसको अलग ले लें, तो इससे क्या होगा, जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो तो सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, आपका वैसे b कॉमन आ रहा है, b कॉमन लेके क्या बच रहा है c माइनस ए बच रहा है। अब ये c माइनस ए और ये c माइनस ए कॉमन निकाल लो इन दोनों में से, तो ये c माइनस ए जैसे ही कॉमन बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा c प्लस ए और यहाँ बचेगा b, जिसको मैं a प्लस बी प्लस सी भी बोल सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड आ चुकी है, हेंस प्रूव। तो जिन बच्चों से क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, एक तो उनको आइडेंटिटी में प्रॉब्लम होगी, कईयों को ए क्यू माइनस बी क्यू 12th में आने के बाद भी याद नहीं होता, जो कि बहुत ही बैड एक्सपीरियंस होगा आपके लिए अगर आप ऐसा करेंगे। तो ये छोटी मोटी आइडेंटिटी आप 12th में है तो ये तो बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर आपने ये राउंड पार कर भी लिया था, एक्सपैंड भी कर दिया था, तो कई बच्चों को इसके बाद प्रॉब्लम आई होगी कि इससे ये कैसे बनाए। तो ये भी एक बहुत ही बेसिक चीज है जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स को आना ही चाहिए, क्योंकि आपने 9th क्लास में पहली बार सीखा था, 10th में भी अप्लाई करा, 11th में भी अप्लाई करा, तो अब तो आपको बिल्कुल हैबिट हो चुकी होनी चाहिए। क्लियर? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का आपको होमवर्क में ट्राई करना है, और इसके बाद मैं आपको 10th क्वेश्चन का एक पार्ट बताऊंगा आज की क्लास में, एक आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्लियर? और जितना भी बाकी का होमवर्क है वो मैं आपको बता दूं, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट की। इसमें आपकी एलएचएस पार्ट ये लिखा हुआ है आपके सामने, और इसको आपको इसके इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट आपको क्या दिख रही है 5x प्लस 4। अब आपको थोड़ी सी अप्रोच लगानी है कि जो 5x प्लस 4 है, यहाँ पर हम किन्हीं दो रो को प्लस या माइनस करें, या किसी में से कुछ माइनस करें, या किसी तीनों रो को ऐड करें, या तीनों कॉलम्स को ऐड करें, किसी भी तरीके से क्या बन जाए 5x प्लस 4 बन जाए। तो मान लीजिए मेरा फोकस इन तीनों पे चला गया, और मैंने देखा ये जो तीन एलिमेंट है, अगर इन तीनों को प्लस कर दो तो 2x प्लस 2x 4x, 4x में प्लस x करो 5x, 5x में प्लस 4 करो तो 5x प्लस 4 आ जाएगा। और मान लीजिए आप लोगों में से किसी का फोकस इन तीनों पे चला गया, तो आपने कहा 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस x 5x, 5x प्लस 4 तब भी ये आ रहा है। तो अगर आपका फोकस इस पे गया तो आपको इन तीनों को ऐड करना है, जिसको मैंने बोला R1 प्लस R2 प्लस R3 बोलते हैं। और अगर आपका फोकस इस पे गया तो इन तीनों को प्लस करने का मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 बोलते हैं। तो चॉइस इज योर्स, आपको जो भी क्लिक करे। इस क्वेश्चन में दोनों ही अप्लाई हो सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मान लीजिए मैंने R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो इसका मतलब चेंज किसमें हो रहा है R1 में, तो मैंने R2 को भी सेम लिख दिया और R3 को भी सेम लिख दिया। और R1 में जब मैंने तीनों प्लस करे तो ये एलिमेंट क्या बन गया 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 और 5x प्लस 4। और जैसे ही तीनों में 5x प्लस 4 आपको दिखा तो आपने अगले स्टेप में कॉमन निकाल लिया, टेकिंग 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1। तो जैसे ही आप इसको कॉमन निकालेंगे गाइस, 5x प्लस 4 तो बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या 1 1 1, 2x x प्लस 4 2x, 2x 2x x प्लस 4। क्लियर? अब गाइस एक बहुत अच्छा हिंट देने जा रहा हूं मैं आपको। 5x प्लस 4 तो आपके पास आ गया, और अभी तक आप देख सकते हैं दो जीरोस नहीं आए, इवन एक भी नहीं आया। और दूसरी ब्रैकेट में आपको चाहिए था 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। मान लीजिए अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 4 माइनस एक्स बनाने के लिए दिमाग लगाओ कि किसमें से किसको प्लस या माइनस करेगी 4 माइनस एक्स बन जाए। लेकिन मैं आपको जो हिंट दे रहा हूं, हो सकता है आप में से काफी सारे बच्चों को क्लियर हो पहले से ही, लेकिन वो बहुत काम का हिंट है, जिसको भी क्लियर नहीं है ध्यान से सुनना। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें ऑपरेशंस लगाते जा रहे हो, कुछ कॉमन भी लेते जा रहे हो,
और एक पर्टिकुलर स्टेप पे आके आपको किसी एक पूरी रो में या किसी एक पूरे कॉलम में 3 1 दिख जाए। क्या दिख जाए? 3 1। तो समझ लेना ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, मतलब आपको सपोर्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि जब कहीं पर भी 3 1 साथ में आ जाए, चाहे वो रो में है चाहे वो कॉलम में, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेकंड वाले 1 में से भी फर्स्ट वाला 1 माइनस कर देना है और थर्ड वाले 1 में से भी फर्स्ट वाला 1 माइनस कर देना है। यानी कि सेकंड 1 मतलब ये वाला, इसमें से ये वाला 1 माइनस करना है और थर्ड वाले 1 में से भी फर्स्ट वाला 1 माइनस करना है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों कि सेकंड में से ही फर्स्ट और थर्ड में से ही फर्स्ट करना है? पहली बात, आप किसी में से कोई भी माइनस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जस्ट एक हैबिट बनाने की बात कर रहा हूं कि आप हमेशा इसमें से भी फर्स्ट को माइनस कर दो, इसमें से भी फर्स्ट को, तो एक पैटर्न बन जाता है, एक दिमाग में रिकॉर्डिंग हो जाती है कि हमें ज्यादा नहीं सोचना कि इसमें से क्या करना है। बस सर ने सिखाया था सेकंड में से फर्स्ट और थर्ड में से फर्स्ट माइनस कर दो, दैट विल बी अ स्मूदर वन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, इससे 2 बेनिफिट होंगे गाइस। जब आप ऐसा करेंगे ना, तो एक तो 2 जीरोस भी मिल जाएंगे आपको, जिससे कि आप अगले स्टेप में एक्सपैंड कर सकते हो, और साथ ही साथ जो बचा हुआ ब्रैकेट था ना, जो आपको प्रूव करने में चाहिए था, वो भी अपने आप बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। कैसे? मैंने लिखा दिस माइनस दिस, तो इसका मतलब क्या हुआ, C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, और साथ के साथ C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। तो फर्स्ट कॉलम को सेम छोड़ देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 0, इसमें से इसको माइनस कर लो रफ में लिख के, जिनको मन में नहीं करना आता। तो क्या बच रहा है 4 माइनस x, इसमें से इसको माइनस करो 0, 1 माइनस 1 0, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस, फिर से वही आ जाएगा 4 माइनस x। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 चीजें बहुत इजी होगी। पहला, एक तो आपको 2 जीरोस दिख गए फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में भी 2 जीरोस हैं, फर्स्ट रो में भी, तो आप किसी के लॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हो। साथ के साथ इस पूरे में क्या दिख रहा है आपको 4 माइनस x, इसमें भी क्या दिख रहा है 4 माइनस x, और ये बाहर जो गाइस 5x प्लस 4 था, इसको एज इट इज लिख दो। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगला स्टेप, टेकिंग 4 माइनस x कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो बाहर 5x प्लस 4 तो था ही, 2 बार 4 माइनस x कॉमन लेने का मतलब बाहर 4 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, और बचेगा क्या 1 2x 2x 0 1 0 0 0 1। अब इसके बाद आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो। तो मान लीजिए मैंने लिखा एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कटिंग हो रही है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5x प्लस 4 सेम रहेगा, 4 माइनस x होल स्क्वायर भी सेम रहेगा, और अगर मैं इसके अलावा एक्सपैंड कर रहा हूं तो 1 के साथ ये और ये हटा दो, तो 1 माइनस 0 बचेगा, और अगला एलिमेंट 0 और अगला भी 0 है, तो 0 0 0 ही हो जाएगा। तो सारा सॉल्व करके 1 बचा, तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू RHS। समझ में आ रहा है गाइस आपको टॉपिक? समझ लो, ये जो टॉपिक आप कर रहे हैं ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, मान लीजिए अगर मैं इसके लेवल बांट दूं, डिफिकल्टी लेवल, तो टोटल मान लो 6 लेवल है। कितने लेवल है, एक रफ आइडिया बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए 6 लेवल के क्वेश्चन है, सबसे इजी, उससे डिफिकल्ट, उससे डिफिकल्ट, उससे डिफिकल्ट, उससे डिफिकल्ट, इस तरीके से 6 लेवल है। तो मान लीजिए अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वो रफली अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट या सेकंड लेवल के ऊपर बेस चल रही है, यानी कि अभी इससे और ज्यादा ऊपर लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, सिक्स्थ लेवल इज द एक्सट्रीम लेवल, जो कि एक्सट्रीम लेवल पे माने जाते हैं। लेकिन अभी आप किस पे कर रहे हो, फर्स्ट या सेकंड लेवल पे बात चल रही है। समझ में आ गया आपको? तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से देखिए, समझिए, और इसके ऊपर बेस मैं आपको होमवर्क बता देता हूं, जो आपने घर पे ट्राई करना है और जरूर करना है। ठीक है? एंड गाइस, जो भी अभी तक इस टॉपिक तक नहीं पहुंच पाए हैं, अभी उनकी पिछली वीडियोस पेंडिंग है, आई एम क्लियरिंग यू वेरी वेरी क्लियर कि आप इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, और प्लीज मेरे साथ आ जाइए, जल्दी जुड़िए, क्योंकि अगर आप लेट चलेंगे तो आपका सिलेबस आपके अकॉर्डिंग स्लो होगा। मैं तो इसको टाइम पे कंप्लीट करा दूंगा, बट आप उसको कवर अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। और गाइस, जब भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो उस दिन मैं आपकी जो क्लास लूंगा उसमें मैं आपको पहले से एक मैसेज कर दूंगा कि आज की क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर के, तो इसलिए आपको साथ के साथ स्पीड मेंटेन करनी है।
एंड दूसरी बात, जो आज का होमवर्क है वो नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज योर होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट होमवर्क है। इतना तो आपने मिनिमम करना ही करना है। और इसके बाद के जो 12, 13, 14 क्वेश्चन है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है और डिफिकल्ट भी है हल्के से। अगर आपसे हो पाए तो आप ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो करवाऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से 2 लेक्चर और हैं, 2 लेक्चर में आई होप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू कैलकुलस। ठीक है, तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।